17 दिन तक लगातार सड़क पर सोया। मुझे खाना खाने के भी पैसे नहीं बच रहे थे। घर घर जाकर के वाटर प्यूरिफायर को बेचा। इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा जमा किया कि मेरे बीन बैग के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा है। मेरे दोस्त आके पार्टी कर रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि वो 25 लाख रुपए के बीन बैग के अंदर बैठे हैं। गाइस, पैसा बहुत बड़ी ताकत रखता है आपकी जिंदगी को जीने के लिए। अब हम स्टार बन जाते हैं, बिग बॉस से बाहर आते हैं, आप सारी दुनिया का जबरदस्त वाला प्यार मिलता है, मगर मेरे अंदर एक इंसान था, वो मैनेज नहीं कर पा रहा था उन सब सिचुएशंस। मैं दिलचस्पी बनाए रखूंगा आपकी कि जिस तरह आप कहानी छोड़ के जाए ना। हाय, मेरा नाम मनु है। दोस्तों, ऐसे तो आपने मुझे रियलिटी शोज में देखा होगा, साथ ही साथ आपने मुझे अभी हाल ही में मेरी एक वेब सीरीज में भी देखा होगा। मैं काफी कंट्रोवर्सीज में भी रहता हूं अपने वीडियोस की वजह से, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाने के लिए कुछ रिव्यूज भी करता हूं। चलिए आज अपनी कहानी को एक बार आपके सामने रिव्यू करके दिखाता हूं कि कौन है मनु। दोस्तों, मैं राजस्थान जोधपुर से आता हूं। मेरे घर के अंदर हम पूरी एक क्रिकेट टीम थे, यानी 11 लोग। अब कैप्टन मेरे फादर, वाइस कैप्टन मेरी मदर, और पीछे उन लोगों ने बच्चों की एक फौज लगा दी, यानी 7 सिस्टर्स और 2 भाई। सबसे लास्ट में हुआ मैं। उसके बाद एक फुल स्टॉप लगा अब बस हो गया, 11 लोग पूरे हो चुके हैं। हम सबको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन धीरे 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 जब बच्चे बड़े होने लगे और पिता हल्का सा पीछे जाने लगे, बच्चियां बड़ी हो गईं, शादी के लायक हो गईं। आपको पता होगा कि हमारे यहां पर हम चाहे दुनिया के सामने कहें या ना कहें, लेकिन अपना नाम रखने के लिए या फिर चाहे अपनी नाक रखने के लिए शादी में हम दिल खोलकर खर्चा करते हैं। सो मेरे पिताजी ने भी दिल खोलकर शुरुआत की 2-3 शादियों में पैसा खर्च किया। फिर धीरे धीरे गाइस हमारे पास जो था वो भी चला गया। अब शायद इस कारण से या मेरे पिता की चलती उम्र से पिताजी को एक सदमा लगा। उसकी वजह से पिताजी घर पर बैठ गए। अब जिम्मेदारी मेरे और मेरे भाई के कंधों पे आ गई। अब मैं तो था कौन? मैं वो जो गलियों में घूम रहा था, जिसका कोई मकसद नहीं था, जिसे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। बस 50 रुपए का मोटरसाइकिल अगर गाड़ी में चला जाए तो शहर का सबसे अमीर आदमी मैं होता था। ठीक है, मैं समझदारी को अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी मां मुझे इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझदारियों के बारे में समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं होता है, कुछ समझ, कल के लिए सोच, अब तू बड़ा हो रहा है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से एक दिन मम्मी के पास कोई आया और उन्होंने आकर के कहा कि हम मन्नू को दुबई भेज देते हैं। अब दुबई का नाम सुनते ही तो हर पेरेंट को लगने लगता है कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। पर मेरे बारे में शायद वो पूरे तरीके से जानते नहीं थे। चलिए साहब, मेरी दुबई की टिकट कटी, 7 सूट्स मेरे तैयार किए गए, 7 टाइज थी, तीखे वाले लेदर के शूज थे। मुझे लगा अब तो लाइफ बन गई साहब, मन्नू मैं तो साहब बन गया। ऐसा सोच के मैं दुबई की फ्लाइट में रवाना हो गया। अच्छा, पहले ये आजकल कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स, चाय की थड़ी, ऐसे अलग अलग नाम लेते हो, पहले इन सबको होटल कहा जाता था। तो मैं अपने दोस्तों को बोल के गया था कि मैं एक होटल में जा रहा हूं मैनेजर की पोस्ट पर। अब मैं पहुंचता हूं साहब उस होटल, तो मेरे सपनों का महल उस शीश महल जैसे शहर में ऐसे टूटता है कि वो एक छोटा सा कैफेटेरिया होता है। मुझे उस दिन पता चलता है कि कैफेटेरिया कहते किसको है। चलिए कोई बात नहीं, पहले दिन पूरे जोश के साथ मैंने अपना काम किया, तभी मैं जोश टॉक्स तक आया हूं, आगे की कहानी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दिन पूरे जोश के साथ मैंने अपना काम किया। मेरे पूरे दिन की दुकान की जो सेल थी वो थी 46 ड्रम्स, और उस समय लगभग भाव 13 रुपए के आसपास का था। आज तो आसमान छू रहा है। चलिए, अब उन पैसों को मालिक को देने के बाद जब मैं अपने घर आया तो न नहाने की फैसिलिटी, न पानी पीने की फैसिलिटी, न खाने की फैसिलिटी। अब इतने टेंट्रम्स करने का मुझे राइट है नहीं वैसे, क्योंकि मैं जहां से आ रहा हूं, आप वो चीज भूलिएगा मत। मगर मेरे अंदर एक इंसान था जो शायद जिद्दी था, अड़ियल था, या थोड़ी देर के लिए मानते हैं गलत भी था। वो मैनेज नहीं कर पा रहा था उन सब सिचुएशंस में। कुछ ही दिनों बाद मैंने मेरी मम्मी को कॉल लगाया और कॉल लगा के बोला कि मैं नहीं रह सकता यहां पर। मेरी मम्मी ने मुझसे पलट के कहा कि मन्नू, अगर तू काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा घर? पापा की हालत तू देख रहा है, तेरा भाई पूरी कोशिश कर रहा है, तो तू भी कुछ तो कर। कुछ दिन और निकालने की कोशिश की, मगर फिर वही जिद्दी, अड़ियल, गलत वाला मनु रुक नहीं पा रहा था। चलिए साहब, मैंने मेरी मम्मी को फोन किया, मैंने टिकट करा लिया, मैं अपने घर आ गया। मैं मेरे घर आया तो मेरी मां ने उस दिन मेरे लिए दरवाजा बंद किया।
अब एक मां के दरवाजा बंद करने पर हम आसानी से सोच लेते हैं, हिंदी फिल्मों से सीखे हैं जो, कि या तो गेट के उस तरफ वाली लेडी गलत होगी या इस तरफ वाला लड़का गलत होगा। तो थोड़ा सा वक्त और दीजिए, आगे बढ़ते हैं, शायद आपको कहानी पूरी समझ में आने के बाद आप डिसीजन ले तो बेहतर होगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा, मन्नू अगर तू कुछ कर नहीं सकता तो बस फिर तू अंदर नहीं आ सकता। अब मुझे लगा, मन्नू यार ये मम्मी होकर के भी अंदर नहीं आने दे रही, मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है जिंदगी जीने का। इस बीच में 17 दिन तक लगातार सड़क पर सोया, मुझे खाना खाने के भी पैसे नहीं बच रहे थे, पर मैं मेरी मां तक वो बात पहुंचा नहीं रहा था, क्योंकि वो तो मुझसे प्यार करती थी ना, और उसको मुझे प्रूव करना था कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूं, क्योंकि वो हमेशा से बोलती थी कि भूरे बिल्ले, मतलब मेरी आंखें थोड़ी भूरी भूरी सी है, लोग कहते हैं लेंस वेंस मारे होंगे, मेरी मां मुझे बोलती थी, भूरे बिल्ले तू बहुत बदमाश है। अब अगर आपको कोई कहता है स्मार्ट हो, चालाक हो, बदमाश हो, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो कैसे चलेगा यार। तो उसको प्रूव करने के लिए मैं रास्ते पर सोकर के भी प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कुछ करना है। अच्छा, इस बीच जो भी मैं जॉब्स कर रहा था, 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, ऐसी 10 जॉब्स की मैंने, मगर कहीं टिक ही नहीं पा रहा था। मेरा दिल मुझे बोलता कि मैं जहां पर भी काम कर रहा हूं वो लोग बुरे हैं, उनको मुझे संभालना नहीं आ रहा, वो मुझे समझ नहीं पा रहे मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। फिर आपको लग रहा होगा ना कि वो जिद्दी, अड़ियल, स्टबन, समझ नहीं रहा है, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि जो मुझे वो लोग दे रहे हैं, जो मुझे मिल रहा है, उससे शायद मेरे घर की हालत भी सही नहीं हो सकती और मैं भी ठीक नहीं हो सकता। गाइस, फिर कुछ यूं हो गया था कि मेरे अंदर एक ऐसा इंसान आया था जो रास्ते पे चलते लोगों को रोकता, उन्हें कहानियां बताने की कोशिश करता, उनसे कुछ बात करता, लिफ्ट्स लेता, और किसी तरह से 500,000 रुपए उनसे लेकर के, उधार लेकर के, और बोलता मैं आपको कल चुका दूंगा। मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस भी लिखने लग गया था। लोग कई बार मदद करते, कई बार नहीं करते, बस चल रहा था ऐसा लाइफ। पेट्रोल पंप पर अमूमन जाकर के आप लोग रुकते हैं, और रुक करके आपके पास 2-3 मिनट होते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाते टाइम। मैं मेरा शिकार मान लो उस समय तय करता था कि यार ये अंकल मुझे ऐसे लग रहे हैं, या ये लड़की मुझे ऐसी लग रही है जो मुझसे 2 मिनट बात कर सकती है। वो मुझसे बात करते, मैं मेरी कंडीशन सुनाता, दिख अभी भी ठीक ठाक रहा हूं तो उस समय भी ठीक ही लगता हूंगा। तो ठीक ठाक से लड़के को देख करके उनको लगता था कि यार इसकी हेल्प कर देनी चाहिए, शायद ये परेशानी में है, और परेशानी में तो मैं था भी। तो बस ये चल रहा था। 1-2 महीने ये पैटर्न भी चला, थोड़े बहुत पैसे लोगों से लिए भी, देने की कोशिश तो करता कैसे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं देने को। खैर एनीवेज, पर हम आगे बढ़ने लगे अपनी कहानी में। एक रोज न्यूज़पेपर खोल के बैठा हुआ था, एक ऐड आया कि अगर आप 6,500 रुपए लेकर आ सकते हैं तो आप हमारी कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं और हमारे से अपनी डीएसए या कंपनी की एजेंसी ले सकते हैं, काइंड ऑफ। मेरा नंबर आता है, मैं उनको जाकर के बोलता हूं कि मेरे पास तो 6,500 रुपए भी नहीं है। और जब वो ये सुनते हैं कि इसके पास तो पैसे नहीं हो, बोलते हैं आप आए काहे के लिए, क्योंकि एक्चुअली 6,500 तो सिर्फ ड्रामा, लोगों को फंसाने के लिए लिखा हुआ था। एक्चुअली हमें 2 लाख रुपए चाहिए उस आदमी से जो डीलरशिप लेगा। अब लो, यहां पर जिसके पास 6,500 रुपए के लाले हैं उससे 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। मगर शायद किस्मत थी, लक थी, या कुछ बदलने वाला था शायद। तो सामने वाले कन्विंस हुए, मेरी बात मान गए, और उन्होंने मुझे FREE फ्री में अपनी कंपनी की एजेंसी दी। सो वाटर प्यूरिफायर तो मिल गया, लेकिन अब इसको बेचें कैसे, इसका तो कोई आइडिया था नहीं। तो बस कंधे पर एक 11 किलो की मशीन को रखा और प्लान बनाना शुरू किया कि मनु अब करना क्या है। ब्रोशर था 2 पेज का, उसको पूरे अच्छे से चाटा, समझा और निकल पड़ा। मैं डोर टू डोर नोक करता था। आपने सुना होगा ना डोर टू डोर मार्केटिंग, ये लोग घर घर जाकर के वाटर प्यूरिफायर्स को बेचते हैं। तो मैंने करीबन 3 साल तक लगातार घर घर जाकर के वाटर प्यूरिफायर को बेचा। कभी आप लेना चाहते थे, कभी आप लेना नहीं चाहते थे, कभी आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते थे, कभी आप नहीं होना चाहते थे। अरे बाबा, पानी पर इतना पैसा कौन खर्च करेगा, क्योंकि 12-15 हजार रुपए एक पानी साफ करने की मशीन को देना नहीं थी लोगों की सोच। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि ये जो कस्टमर है ये मेरे लिए 5,000 रुपए का नोट है, क्योंकि मैं उसे एक अच्छी चीज तो दे रहा हूं, मगर साथ में खुद भी तो कुछ कमाऊंगा ना। तो बस उस पैसों को दिमाग में रखते हुए रोज जो लोग मुझे महीने की तनख्वाह जो देना चाह रहे थे, मैं वो रोज कमाने लगा। फिर भी मेरी भूख मिट नहीं रही थी। बहुत बड़ा अपने काम को किया और बहुत सारी तरक्की की। इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा जमा किया कि मेरे बीन बैग के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा है। मेरे दोस्त आके पार्टी कर रहे हैं तो उन्हें यह नहीं पता कि वो 25 लाख रुपए के बीन बैग के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे बीन बैग की कीमत 2,000 क्यों ना हो।
बहुत बड़ा काम होने के बाद, आरओ से बोर होने के बाद मैंने उस काम को एकदम से रोक दिया। मैं दिलचस्पी बनाए रखूंगा आपकी कि जिस तरह आप कहानी छोड़ के जाए ना, क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल से मौका मिला है किसी को अपनी दिल भर के और अंदर की सारी बातें निकालने का। तो इस मौके को मैं भी नहीं चूकूंगा, आप भी मत चूकिए, क्योंकि आपको आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। लाइफ में अगर आपकी भूख खत्म हो जाएगी तरक्की को लेकर के, पैसों को लेकर के, तो आप रुक जाएंगे। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, बहुत से भी ज्यादा लोग पीवीआर की टिकट तो ले लेते हैं अपने बच्चों को और खुद को फिल्म दिखाने के लिए, लेकिन वहां अंदर जाने के बाद जब पॉपकॉर्न सामने आता है और कोल्ड ड्रिंक सामने आती है, तो कैलकुलेशंस चलने लगती है दिमाग के अंदर कि बच्चे को कैसे चुप करा दिया जाए कि पॉपकॉर्न लेना ना पड़े, ये फालतू का खर्चा बताया जाए इसको। सो दोस्तों, अगर इस तरक्की वाले जमाने के साथ रहना है, इसके साथ भिड़े रहना है, लड़े रहना है, तरक्की करनी है, तो हमको भी उस जगह पे तो पहुंचना पड़ेगा। एंड आई जंप इनटू रियल एस्टेट, क्योंकि मेरे मोस्टली जो कस्टमर्स थे वो रियल एस्टेट वाले थे। यार, रियल एस्टेट वालों के पास लंबी लंबी गाड़ियां होती है, बड़े बड़े बंगले होते हैं, इनके गेट का वजन उतना होता है जितना हमारा सारा टोटल होता है। तो मुझे लगा यार बॉस, पैसा इनके पास है, अपने पास नहीं है, तो क्यों ना इनकी वाले फील्ड में जंप किया जाए। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी इतनी बड़ी लॉटरी लगी रियल एस्टेट से, जो मेरी वाटर प्यूरिफायर में पूरे टाइम पीरियड में नहीं लगी थी। तो मुझे लगा भाई गेम ये बड़ा है, अब हम करने लगे रियल एस्टेट। मैं उस गेम को समझ गया, मैं बहुत तरीके से उस काम को करने लगा, मेरा नाम होने लगा, मुझे मजा आने लगा। एकदम से घर पे बैठे बैठे एक दिन मुझे ऐसा लगने लगा, नहीं यार ये भी वो जगह नहीं है। थोड़ा सा से एंजाइटी सी फील हुई, बोरियत सी महसूस हुई। मैंने मेरी मम्मी से शेयर किया, तो मेरी माँ मेरा फाइनेंस देखती थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मम्मी यार मुझे अभी रियल एस्टेट में भी उतना दम नहीं लग रहा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब मन्नू और क्या क्या करेगा तू, कर ले ये काम थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये उसकी टैक्टिक होती थी, ये तरीका था मेरी माँ का। आप मेरी मम्मी को भी ऐसे मत सोचना कि वो कोई आम सी एकदम यूं शांत वाली लेडी थी। नहीं नहीं, 9 बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना, सबकी क्वालिफिकेशंस को मेंटेन करना, सबको अच्छे अच्छे घरों में शादी कराना, और ज्यादा पैसे भी नहीं थे। हाँ, ये याद है ना आपको? तो अब मेरी मदर मुझे पलट के बोलती हैं कि मनु ट्राई कर ले थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अपना धंधा बंद मत करना। चलिए साहब, मैं यहां कोशिश करना शुरू करता हूं। और एक दिन अचानक से मल्लिका शेरावत ऐसे स्टाइल से एक वीडियो बनाती हैं काउच पे बैठ के, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कॉल करिए इस नंबर पर। तो मैं जैसे ही उन्हें देखता हूं और मेरे अंदर एकदम से ऐसा लगता है कि यार ये बुला रही है, मैं जा रहा हूं, ये बुला रही है, मैं आ रहा हूं, ऐसा कुछ होने लगता है। अब मैं एक कॉल मार देता हूं, मैं कॉल करता हूं, उनको मुझसे बात करके लगता है कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक बार मिल लेते हैं। वो मुझे मिलने बुलाते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, मिलकर के वो लोग दूसरी बार बुलाते हैं, तीसरी बार बुलाते हैं, चौथी बार बुलाते हैं, ये करते हैं कंटिन्यू मीटिंग्स। एक सीनियर दूसरे सीनियर्स को, ये पीछे भी मेरे कॉर्पोरेट वाले लोग होंगे, इनको आइडिया होगा कि किस तरह से लाइफ चलती है। तो सबसे ओके होने के बाद में उन लोगों ने मुझे अपने शो में ले लिया। मैं शो के अंदर जाता हूं और मेरा टारगेट एक ही होता है, यार मेरा पीछे धंधा है, तो धंधा साला गड़बड़ नहीं हो जाए। तो उस शो को मैं करने गया, मैं टॉप 4 वाली कंडीशन में पहुंच जाता हूं कि अब हम 4 लोग हैं, हम में से कोई एक जीतने वाला है। अब जीतने वाला है तो ये रियलिटी शोज वाले एक पैसों का मनी बैग निकालते हैं कि अगर चाहें तो आप पैसों का बैग ले जा सकते हैं। तो हमारा वहां का सिस्टम ये था कि मल्लिका शेरावत सामने आएंगी और आकर के एक फूल देंगी आपको, और आपको कहेंगी कि मन्नो फूल लोगे या बैग? मैं बैग उठा लेता हूं। तो मैंने अपने प्यार का समझौता किया और पैसों पे ध्यान दिया। तो आपको भी मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए। आगे मैंने बहुत वैसे बैग्स उठाए हैं, लेकिन पहले इस पे एक मैसेज देता हूं आपको कि लाइफ में आप सब लोगों को 2-2, 3-3 बार पक्का प्यार हो चुका होगा अब तक, पक्का, और हर बार सच्चे वाला हुआ होगा, क्योंकि अपन सच्चे लोग हैं, अपन दिल जान से मोहब्बत करते हैं, राइट? उसके अलावा कोई काम शायद ढंग से करते ही नहीं है, प्यार में ही अपना 100% देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आधी रात को जाग करके अपने साइंस के प्रोजेक्ट के लिए आप रोए हो जोर जोर से, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे? हम नहीं रोए, हम इश्क और मोहब्बत के लिए रो देते हैं। ना कभी कभी किसी रीजन पे हमने ऐसे बोला कि मैं अब जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा बहुत बार बोला होगा। जब तक मुझे चैप्टर याद नहीं हो जाता मैं खाना नहीं खाऊंगा। हमने कभी नहीं किया, ना बिजनेस के लिए किया, ना किसी और चीज के लिए किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस, पैसा बहुत बड़ी ताकत रखता है आपकी जिंदगी को जीने के लिए। मैंने जितने मजाक से आपको अपनी पीछे की कहानी सुनाई है, अगर 1 घंटे के लिए भी आप उस जिंदगी को जिए तो आपको पता चले किरदार निभाना कितना मुश्किल होता है। तो मैं बॉम्बे से वापस आ गया।
बॉम्बे से वापस आने के बाद मैंने अपने रियल एस्टेट्स में ध्यान दिया, मैं अपना काम करने लगा, बढ़िया बिजनेसमैन हूं। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, मेरे बारे में आता है कि बिल्डर है, बढ़िया पैसे वाला है, हूं भी मैं, अब तो दिखता भी हूं मैं, राइट। चलिए, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास जा रहा है। इतने में एक दिन टीवी पर सलमान खान आते हैं और कहते हैं, क्यों करना है बिग बॉस, आ जाओ। बस मैं फिर एक ट्राई मारता हूं, फिर वो मुझसे मिलते हैं, फिर कुछ राउंड्स होते हैं, मैं बिग बॉस में चला जाता हूं। उस दिन के बाद से आप लोग सब मुझे जानते हैं। बिग बॉस में चला जाता हूं। बिग बॉस में बहुत अच्छी दोस्ती, यारी, लड़ाई झगड़े सब चल रहे होते हैं, कंटेंट दे रहे होते हैं, चाहे हम आप कुछ भी मानो। मगर इस बीच अचानक से शो के बीच में मेरी मम्मी को एक हार्ट अटैक आता है और विद इन अ सेकेंड मेरी मम्मी चली जाती है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि लाइफ के अंदर एक अकाउंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप सोचो कि आपका अकाउंटेंट आपसे लास्ट हिसाब किए बिना चला गया हो तो आपको प्रॉब्लम तो होगी। बहरहाल मैं शो से बाहर आता हूं, अपने घर चला जाता हूं। घर जाने के बाद में मुझे 2-3 दिन तक तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ना मैं रोता हूं ना कुछ करता हूं। मेरी मम्मी को मैं देख रहा होता हूं कि लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा भाई मुझे पीछे टैप कर रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं, मैं चला गया। हम सब अपनी हिंदू धर्म वाली फॉर्मेलिटीज को पूरा करके घर आ गए अपने। मेरा भाई अपने सर के बाल दे रहा है और मैं सारी सिचुएशंस आपको बताना चाह रहा हूं। और वो गंगा जी के लिए चला गया है। मैं बैठा हूं, 4th डे मुझे एकदम से ऐसे कुछ रियलाइज होने लगता है कि यार ये तो वो चली गई जिसके पास तो अपना सब कुछ है, मतलब दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर। इससे पहले बहुत सारे लोग गए थे मेरी जिंदगी से, मतलब मेरे नाना जी की डेथ हुई, नानी जी की डेथ हुई, अड़ोस पड़ोस में कोई मरा, मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगता था ठीक है, जा रहे हैं लोग, पैदा भी हो रहे हैं लोग। बट एक्चुअली जब मेरी मम्मी गई तो मुझे उस दिन से लेकर आज तक ये रियलाइज है कि शायद इस गेट के पीछे, शायद इस गेट के पीछे वो मेरा वेट तो नहीं कर रही। मतलब एग्जैक्टली मैं खुद को ये यकीन दिला ही नहीं पाया हूं कि मेरी मम्मी नहीं है अब। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा दुनिया में इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो पेरेंट्स हैं। अब हम स्टार बन जाते हैं, बिग बॉस से बाहर आते हैं, आप सारी दुनिया का जबरदस्त वाला प्यार मिलता है, लेकिन मैं 1% अपने खड़े बालों को आप दिखा रहा हूं आपको, 1% ऐसे घमंड नहीं करता अपने ऊपर। एकदम नॉर्मल रहता हूं क्योंकि मुझे पता है, मेरी मां ने मुझे ज्ञान संस्कार दिए हैं, बताया है मुझे कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उतना ही उड़ सकते हैं जितना उसने लिखा है। सो मैं कल भी हवा में नहीं था, मैं आज भी हवा में नहीं हूं। मैं अपनी, वो कहते हैं ना कि औकात के अंदर रहता हूं, फेम को अपने सर पर चढ़ने नहीं देता हूं। आप लोग अगर मुझसे मिलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कल शायद आप होंगे उस मंच पर जहां पर मैं आपको देखने के लिए आया हूंगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो आपने देखा है अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा हो गई हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए, सोच समझ के ग्रैब कीजिए, घर को छोड़कर मत जाइए। घर वालों को कहकर, बोलकर, समझाकर कि मैं कुछ कर कर दिखाऊंगा जाइए। जैसा कि मैं आपको अपनी पूरी कहानी में बार बार कह रहा हूं कि पैसा इंपॉर्टेंट है। बिग बॉस के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं जाके बॉम्बे सेटल हो जाता, एक्टर बनता, लगातार ऑडिशंस देता। हो सकता है आज किसी मूवी में नेगेटिव तो आ ही जाता, शक्ल मेरी नेगेटिव जैसी है ही, सेकंड लीड आ जाता किसी टीवी सीरियल में। मगर मैंने मेरी प्रायोरिटीज को हमेशा डिसाइड करके रखा हुआ है। पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं 5 बिजनेस करता हूं। आप बिजनेस गिने मेरे। मैं रियल एस्टेट करता हूं, मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं शेयर्स का काम करता हूं। मैं इसके साथ साथ यूट्यूब करता हूं, आपने देखा है। इसके साथ साथ और आप अगर अपनी शादी में मुझे नचवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूल्हे को होस्ट करूं, दूल्हे की सामने वाले परिवार को स्कॉट करूं, जिस भी तरह की आप मुझसे फैसिलिटी चाहते हैं, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं नाचूंगा, गाऊंगा, कूदूंगा, जैसा आप कहेंगे आपके लिए करूंगा। बट आप भी अपनी जिंदगी के अंदर पैसा कैसे कमा सकते हैं इसके ऊपर फोकस कीजिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी लाइट्स के बीच में खुले मंच पर मैं चौड़ा होकर के अपनी कहानी सुना रहा हूं। कहानी ऐसे सुनाई है जिस तरह से पब्लिक के बीच में आकर के अपने पैसों का डिस्कस कर सकते हो। ये नहीं कि पैसा तो बहुत सारा है पर कैमरा के सामने नहीं आ पा रहे। सो आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा।
माताओं, आप हैं तो हम हैं। टेक केयर।